तो असम में इन दिनों चुनावी खुमारी जोरों पर है। जाहिर तौर पर 9 तारीख को यहाँ मतदान होना है। ऐसे में हम असम के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों से जान समझ भी रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार असम में क्या कुछ हो सकता है। इस वक्त मैं कोकराझार में मौजूद हूँ और ये बोरोलैंड का इलाका आता है। बोरोलैंड मतलब आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से बोरोलैंड को एक अलग राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था। इसके बाद एक बोरोलैंड टेरिटरी काउंसिल बनाया गया जो स्वायत्त बॉडी है और इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया। उसी 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है। कोकराझार में जो कई विधानसभा क्षेत्र हैं और खास करके अगर गोसाईगांव सीट की बात करें या फिर कोकराझार की बात करें तो इन सीटों पर जो है इस बार मुकाबला जो है तो बड़ा दिलचस्प है। और मैं इस वक्त यहाँ से गुजर रहा था मार्केट से, तो मुझे एक दुकान दिखा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों से बातचीत करूँ और समझूँ कि यहाँ का राजनीतिक गुणागणित क्या है। ऐसे अगर कोकराझार की बात करें तो यूपीपीएल के वर्तमान विधायक हैं, जबकि बीपीएफ और कांग्रेस और बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है और जबकि यूपीपीएल और बीपीएफ जो है वो अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं, उनको एक समर्थन मिलता है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दाव आजमा रहा है बोरोलैंड के इस कोकराझार में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर, और वो विधानसभा सीट है गोसाईगांव। बहरहाल चूंकि असम में है थोड़ा सा भाषा को लेकर के भी कई समस्याएं होती हैं, लेकिन मुझे कुछ हिंदी भाषी लोग मिल गए हैं। थोड़ा सा गुणागणित समझने और जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल क्या है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र गिरी हुआ। इस बार आप क्या अगर बोरोलैंड की बात करें, असम में इसका एक अलग पहचान है और इसके बारे में एक अलग तरह की बात होती है। यहाँ पर राजनीतिक गुणागणित आप क्या देख रहे हैं? वर्तमान में जो विधायक हैं अभी सीट की अगर बात की जाए तो यूपीपीएल से हैं, लेकिन इस बार जेएमएम भी मैदान में है। तो जेएमएम के मैदान में आने से क्या समीकरण कुछ बदल सकता है? यहाँ जेएमएम हो और कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये समीकरण जो पहले जो ये जीत के आए थे यहाँ वो यूपीपीएल के थे, उन्होंने एक हमारी पार्टी है यहाँ की बीपीएफ जो कि एनडीए का पार्ट है, और इतने वोट से वो जीतेंगे उसके डर से ही वो हमारे जो यूपीपीएल के जो एमएलए थे उन्होंने लड़ना ही छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार एनडीए के लिए रास्ता पूरा साफ है? असम में पूरा साफ है, इस बार कोई अवरोध नहीं है? कोई अवरोध नहीं है। पहले से भी ज्यादा सीट से एनडीए यहाँ सरकार बनाने जा रही है। वजह क्या हो सकता है? मतलब आप कौन से वजह मानते हैं? यहाँ वजह तो बहुत सारा है, उसमें एक है यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए यहाँ दूसरे देश से आके यहाँ बसे हुए हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर वही है यहाँ बीजेपी की सरकार बनने का। यानी बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है, ये घुसपैठिया और ये तमाम जो मुद्दे? हाँ बिल्कुल, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम जेठमल मालू है। यहाँ पर बाहरी और भीतरी वर्सेस एक लड़ाई जो है असम में हमेशा से रहा है, बीजेपी के सत्ता में आने से ये खत्म हो गया और इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये नक्षत्र न्यूज को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आज यहाँ पे ये चाय दुकान में हम चाय पीने आए थे तो मतलब आकस्मिक आपका यहाँ आना हुआ, और ये जान के मतलब ये बताते हुए आपको ये मतलब खुशी होगी कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ये कोकराझार जिला का उपसभापति का दायित्व, बीजेपी से ताल्लुक? हाँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पे बात आता है वहाँ पे अपने राष्ट्रीय विचारधारा की बात आती है। जहाँ पे हम वैचारिक तौर पे हम भारतीय है, तो यहाँ पे जो ये बाहरी और जो ये मतलब भीतर का जो भी यहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और विगत 75 साल यहाँ पे जो कांग्रेस का जो अपशासन चला था, जो शोषण की नीति चली थी, जो बाहर से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाके उनका वोट बैंक बनाने का उनका जो इरादा था, जिससे वो यहाँ पे जो ये मतलब ये जो मतलब विगत का जो ये मतलब 75 साल का जो ये मतलब काला अध्याय यहाँ पे गया है, उसका निवारण आज से ये 2014 से जब से हमारे प्रयात प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बलिष्ठ नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई थी,
उसके बाद से धीरे धीरे करके इसका सफाया हो चुका है। अब भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत को जो मतलब विकसित राष्ट्र में लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु में प्रतिष्ठा करने के लिए हम विचार परिवार के हर एक इंसान का जो सपना है वो सपना साकार होने के लिए अभी जा रहा है। और आसाम में जो अभी का जो माहौल है, हम थर्ड टाइम के लिए असम के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। छोटा सवाल लेंगे आपसे, ये इस बार जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें विधानसभा जो है बहुत छोटे हुए, टुकड़े टुकड़ों में बटा, कई विधानसभा से विधानसभा अलग हुए, तो वोटरों का संख्या घटा, 1.5 लाख में एक विधानसभा जो है अब वो बन गया है। आपको नहीं लगता है कि इसका नुकसान होगा? कोई एक पार्टी अगर उसमें 15-20 हजार भी वोट काट ले तो सीधे तौर पे नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी आसाम की जनता बहुत मतलब आसाम की जनता अभी बहुत मतलब सचेतन हो चुकी है। अभी जो ये जो डेलिमिटेशन हुआ, ये डेलिमिटेशन के जरिए हम आसाम की 126 जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है उसको हम सुरक्षित करने का जो हमारा जो मेन मकसद था वो सुरक्षित हो चुका है। तो इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन एनडीए को छोड़ के आसाम में राज करने वाली कोई दूसरी पार्टी हमारे नजर में है नहीं। हेमंत सोरेन के लिए क्या कहेंगे? चूंकि वो तो आप ही के क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो हेमंत सोरेन के लिए कोई विकल्प है यहाँ पर? देखिए, ऐसा हेमंत सोरेन जी झारखंड से अभी आके वो यहाँ पे ये मतलब पैरासूट लैंडिंग कर रहे हैं और वो चुन चुन के जो यहाँ की जो मतलब चाय बगीचा है, चाय बगीचा के जो मतलब चाय के मतलब जो मतलब हमारे यहाँ के जो मतलब संताल आदिवासी है उनको वो ये मतलब क्या है कि ये मतलब आकर्षण करने का वो जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे कांग्रेस के एजेंट बन के यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनका काम यहाँ पे साकार नहीं होगा। कारण भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की जो सरकार यहाँ पे चाय बागान के जो हमारे भाई लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी भाई लोग हैं, उनको जो जमीन दे के उनको जो मतलब जमीन का जो ये वो बीजेपी के साथ हमारा जो ये मतलब पट्टा हम लोग यहाँ पे मतलब दिए हैं उनको, और ये मतलब चाय बागान का जो मतलब विकास हुआ है, चाय बागान में रहने वाले जो हमारे टी ट्राइब्स है उस भाई लोग को लिए हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो सोचा है एक सुरक्षित असम के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लौटेंगे, एक सवाल और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम है महेश शर्मा। ये बताइए कि चूंकि असम में कब से हैं? हम असम में हमारे दादा जी 43 में आए थे, तभी से हम लोग हैं असम में। इस बार क्या बीजेपी के लिए वही संभावना है कि जिस तरीके के कॉन्फिडेंस है कि वापस बीजेपी आ सकती है? ना, बीजेपी तो असम में सरकार फिर से बनाएगी 100%। बोरोलैंड का अगर बात करें, चूंकि आप लोग इस क्षेत्र से आते हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हम लोग का 1 नंबर गोसाईगांव LIC। गोसाईगांव में इस बार जेएमएम भी चुनाव लड़ रहा है, क्या वो कोई फैक्टर होगा? JNB हो या कांग्रेस हो, यहाँ भी कोई फैक्टर नहीं है। बीपीएफ के सामने सब जीरो है। बीपीएफ के तो विधायक वर्तमान में नहीं है, वो तो अभी यूपीपीएल के विधायक यहाँ से हैं। हम लोग को बीपीएफ का माने नाम सुन के ही जो पहले का जो MLA था यूपीपीएल का, वो जीरन बसवंतरी जी, उन्होंने सिलेंडर करके अपना नाम नहीं डाला। यानी आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएफ जो है यहाँ पर उनके लिए वो क्लीन स्वीप कर देंगे क्या? वो बीपीएफ हमारा हंगराम जी के नेतृत्व में हर एक जाति संप्रदाय सुरक्षित है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जी, मेरा 1 नंबर गोसाईगांव यही है। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र। तो 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जेएमएम की एक प्रमुख पार्टी चुनाव लड़ रही है, झारखंड की एक प्रमुख पार्टी जेएमएम, उसके लिए कोई ऑप्शन दिखता है आप लोगों को? जी, यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी समुदायों में तो क्रोध, बहुत ज्यादा भीड़ भी है, हेमंत सोरेन को सुनने के लिए काफी लोग पहुंचे थे। वो हो सकता है कि, और इसमें ये भी है कि हमारे जो बीटीसी के प्रमुख हगरमा महिलारी सर हैं वो भी बहुत कुछ किए हैं। क्या नहीं किए हैं उन लोगों के लिए? माटी के पट्टा से लेके 5 गारंटी तक अभी तक सरकार बने हुए 5 महीना ही हुआ है, लेकिन 5 महीना में लगभग सभी अपना दायित्व पूरा किए हैं। और दूसरी बात, असम की सरकार बीजेपी है, बीजेपी ने भी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा है उन लोगों के लिए, हर कुछ से पूरा किया है। यूपीपीएल के लिए क्या विकल्प? नहीं, यूपीपीएल तो अभी लगभग ना करे बात तो ही ठीक है। यहाँ के जो MLA थे वो खुद से ही सीट छोड़ दिए, या हमारे मतलब यूपी बीजेपी या बीपीएफ से जो लड़ रहे हैं उनको देख के ही
अच्छा, आप कितने सालों से है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको नक्षत्रा चैनल को धन्यवाद करूंगा जो आप इतनी दूर से हमारे बीच में आए। आपका स्वागत है बीटीसी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारी चौथी जनरेशन यहाँ पर रनिंग है और ये बीटीसी एरिया जो पड़ता है इसके अंदर देखिए इन्होंने बहुत संघर्ष करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इनको 4 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है जिसको बीटीसी बोला जाता है। तो इसमें हमारे जो नेता थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जब उनका चुक्ति हो गया तो इनको 4 डिस्ट्रिक्ट दिया गया। इनका डायरेक्ट पैसा आता है, ये अपने 4 डिस्ट्रिक्ट का डेवलप करते हैं। तो पिछला इलेक्शन जो हमारा गया था एमएलए का, उसमें जो विधायक थे वो तो इस बार पहले ही भाग गए। इस बार क्या हुआ, पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी तो इस वजह से वो जीत गए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीपीएफ पार्टी एक साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ का वोट बैंक मिलाने के बाद में विरोधी के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात रही, हमने सुना है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आए यहाँ, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से। लेकिन उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हिंदी में एक कहावत है, आते आते हजूर बड़ी देर कर दी। वो पहले से अगर इस एरिया के आदिवासियों के लिए कुछ करते तो आज उनके लिए कुछ था। लेकिन हमारे बीटीसी के चीफ हाग्रामा महिलारी देव और हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस 3 की तिकड़ी के सामने मैं भावता हूं विरोधी ओपोजिशन है ही नहीं। अगर है तो वो सुप्त अवस्था में है, उनके लिए कोई मौका यहाँ बचता ही नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ के एक साथ आने के बाद में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में मैं ये कहना चाहूंगा हमारा 1 नंबर जो ये एरिया पड़ती है गुसाई गांव 1 नंबर 126 है, तो 1 नंबर से शुरुआत है और मैं यही भरोसा है मेरे अंदर और हमारे गुसाई गांव की जो वोटर है 1 नंबर ही रहेगा। तो अधिक से अधिक संख्या से वोट से हमारे जीत के जाएंगे। किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक है? मैं बीपीएफ से ताल्लुक रखता हूं क्योंकि इनका काम अच्छा है। क्योंकि आप जहां रहते हो ना वहाँ क्षेत्रीय पार्टी को आपके साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वो क्षेत्र का विकास करते हैं। देश बहुत बड़ा है, देश की हर जगह पर सब कोई नहीं पहुंच सकता। क्षेत्रीय पार्टी उस चीज को संभालती है और यहाँ पर जो बोडो कम्युनिटी है जहाँ से हमारे चीफ हाग्रामा महिलारी सर आते हैं, तो ये बोडो कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के साथ में, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, ये हिंदी भाषी है, तो हम लोग यहाँ पर ये फीलिंग नहीं है जो वो ये है, हम सब मिलजुल के रहते हैं और उन्नति प्रगति में हमारा सबका एक साथ विकास होता है। भाषाई विवाद या फिर क्षेत्रीयता साहब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इतना मिलजुल के हम रहते हैं जो सोच ही नहीं सकते। मैं ये नहीं सोच सकता, मेरी पहली पीढ़ी जो चौथी पीढ़ी में हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ पर आके हमारे दादाजी ने भूल नहीं की थी, एकदम सही जगह आए। चीज के कांग्रेस के लिए कोई ऑप्शन आप लोग नहीं देख रहे हैं? मतलब क्या कांग्रेस ने भी लंबे समय तक शासन किया और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास नहीं हुए? यहाँ कांग्रेस अभी उनका कोई स्थान नहीं है, उनके नेता भी वैसे ही हैं। अभी एक बीच में आपको स्लोगन चला था कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये भी हमारा असम भी कांग्रेस मुक्त असम होने वाला है। कांग्रेस क्या उतनी मजबूती से अब चुनाव भी नहीं लड़ रहा है? ये खुद उनमें टिकट लेके माने पार्टी केंद्रित बहुत सारा प्रॉब्लम है और स्वार्थी हैं, परिवारवाद को देखते हैं। इसके लिए धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। अच्छा, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। खास करके बोरोलैंड जो टेरिटरी काउंसिल है इस इलाके में लंबे समय से सक्रिय हैं। यहाँ की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति आप अगर बाकी जगहों के तुलना में अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही अलग है। यहाँ पे जो रीजनल प्रॉब्लम्स है उसको लेके 1990 से ही मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था और यहाँ पे वो नक्सलाइट टाइप मतलब वो लोग अपना रेगुलेशन रखते थे ताकि उनका डिमांड्स पूरा हो। ये 2003 में बीजेपी के सरकार के टाइम पे ही इसका एक सोल्यूशन आया था फर्स्ट में। उसके बाद में थोड़ा शांति आया, फिर ये 15 ईयर्स लगातार बीपीएफ गवर्नमेंट बहुत अच्छा से मतलब ये चलाया
बहुत सारा उन्नति आपको जो भी दिखेगा यहाँ पे रास्ता वगैरह सारा चीज़ ये उनके टाइम में था। नेक्स्ट 5 इयर्स भी आप डेवलपमेंट आप देखोगे तो उस समय भी बीजेपी साथ में थे, तो डेवलपमेंट में कहीं कमी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मैनेजमेंट कहीं कहीं ऐसा कुछ गलती हो गई। कांग्रेस इस क्षेत्र में कभी मजबूत स्थिति में नहीं रही। कांग्रेस का जो यहाँ पे पॉलिसी था तो वो हमेशा यही था कि यहाँ पे जो रीजनल जो मतलब यहाँ के जो पार्टी है जो यहाँ पे रूल कर रहा है हमेशा उन पे मतलब उनके ऊपर ही छोड़ के ये जगह गठबंधन के तहत एक छोटा सवाल और, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यहाँ आई है चुनाव लड़ने के लिए आदिवासियों के दम पर, आदिवासी वोटरों का क्या पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा जेएमएम के साथ, संभव है? देखिए, आदिवासी वोटर्स थोड़ा सा मतलब बहुत हम्बल होते हैं, उनको कन्विंस करना बहुत इजी होता है, इसलिए आज वो लोग थोड़े पीछे काउंट होते हैं। इसीलिए क्योंकि आदमी उनको आते हैं, बुलाते हैं, बोलते हैं, वो खुश हो जाते हैं। कितना वोट मिल सकता है जेएमएम? जेएमएम को सेंटिमेंटल वोट जो यहाँ के आदिवासी जो है, जो कि मतलब हेमंत सोरेन को अपना गुरुजी टाइप मतलब थोड़ा सा भगवान टाइप या फिर होली टाइप मानते हैं, वो सारा वोट उधर शिफ्ट होगा। लेकिन बाकी जो है यहाँ के पब्लिक मतलब यहाँ का जो रीजनल पार्टी से मुझे लगता है कि उनके साथ में ही जाएंगे। उनके साथ में ही जाएंगे। कितने संख्या कितना होगा आदिवासियों का यहाँ? इस एलएसी में ऑलमोस्ट 32 या 35,000 के आसपास में वोटर्स है। उसमें वोट काउंट कितना हो जाता है, वोट कास्ट कितना होता है? उनका वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में हमने उनका ट्रेंड देखा कि मोर देन 80% था। तो इस बार भी हम लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम वोटिंग ज्यादा हो। तो ऐसा है कि मैंने जेएमएम को वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। जी, मतलब उनका जो हेमंत सोरेन का जो खुद का एक इमेज है, जो खुद का पिक्चर है और सेंटिमेंटल जो वोट्स है वो उनके तरफ जरूर थोड़ा शिफ्ट होगा। यूपीपीएल को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? एक्चुअली इस एलएसी में अगर फाइट अगर होगा तो बहुत स्ट्रांग फाइट होगा यूपीपीएल के साथ में ही। और मतलब बीपीएफ को थोड़ा फायदा है कि बीजेपी उनके साथ में अलायंस में है, तो उनका जो एक कामकाज जो है हाँ वो उनको लाभ मिलेगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? ताराचंद साहू। ताराचंद जी, हिंदी भाषी भी हैं आप। यहाँ पर अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो वो किस किस के बीच समझ रहे हैं? यहाँ पर बीपीएफ है और कांग्रेस मान लीजिए, लेकिन कांग्रेस का कोई यहाँ ये नहीं है कि तो नहीं है, नहीं है। मैंने कांग्रेस हमेशा गठबंधन से ही चुनाव लड़ा। हाँ, बीपीएफ बहुत मेजोरिटी में जीतेगा, बहुत मतलब अच्छा से जीत रहा है। हाँ, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, नहीं है। एक और व्यक्ति मुझे मिल गए हैं, युवा है, इन्वेस्टर, एक बार बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नयन चौधरी है। आप यहीं मतलब इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ जी, मैं 3 नंबर वार्ड से हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है, यही पे माने मूल बासिंदा है यहाँ के। आप यहाँ की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो हम लोगों का 2003 सन से 10 फरवरी तक ये बीटीसी सक्कर हुआ था, तब से जो हम लोगों का बीटीसी इतना पीछे था, हमारा हग्रामा मोहल्लेरी सार के नेतृत्व पे ये बीटीसी गठन हुआ। और ये बीटीसी पे जितना भी डेवलपमेंट का काम किया हमारा हग्रामा मोहल्लेरी सार ने ही काम किया। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 2020 सन में जो चुनाव हुआ था उसमें यूपीपीएल सरकार आया, लेकिन जो 5 साल था तो हम लोग का यहाँ पे एक एसामिस पे कहावत है, जी मूल बारे तादू पातोते चिल। तो यहाँ का जो बीटीसी का जितना भी बासिंदा है सबको मालूम चल गया कि ये जो सरकार आया है 5 साल सिर्फ लूटने के लिए आया है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रास्ता घाट नहीं, जैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। इन लोगों का मोटिव, ये यूपीपीएल का जो मोटिव था वो सिर्फ एक अपना संपत्ति बनाने का मोटिव था, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे यूपीपीएल अभी फैक्टर नहीं है। हम लोग एकदम बीटीसी के बासिंदा जितना भी है हम लोग हमेशा हग्रामा मोहल्लेरी सार के साथ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। और हग्रामा मोहल्लेरी सार जो हम लोग के यूथ के लिए इतना कुछ किया है, जैसा कि 5% दिया था 2025 बीटीसी के निर्वाचन में, 5 गारंटी दिया था। वो जब गद्दी पे बैठा 2025 में 5 मंथ होते ना होते आज की डेट में पूरा 5 गारंटी पूर्ण किया, 5 गारंटी पूरा किया। आज देखिए हम लोगों के युवक के लिए, यूथ के लिए उसने जो प्रतिशत एक दिया था कि जो लोग बेकार है उन लोगों के लिए जो ब्यूटी पार्लर है, जिसका मतलब मोबाइल रिपेयर है, उन लोगों के लिए
मतलब और वो उन्नति करने के लिए 2 लाख करके हम लोगों को दिया, और ऊपर से ऐसा किया जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों के कोचिंग के व्यवस्था भी कर रहे हैं, फ्री। वादों को पूरा कर रहे हैं। आप तो बोडो कम्युनिटी से आते हैं, क्या आप जो आदिवासी हैं जिनको यहाँ पर दर्जा नहीं मिला, जो झारखंड से आते हैं, उनकी वोटर भी ठीक ठाक है, 35-40 हजार के आसपास है, क्या वो लोग फैक्टर साबित होंगे, जेएमएम को वो लोग वोट कर सकते हैं? नहीं, वो लोग देखिए जो यहाँ का आदिवासी है, हम लोगों के यहाँ से, हम लोगों के बीटीसी के तरफ से हमेशा एक साथ चलते हैं। और मैं जैसे बंगाली हूँ, हमारे यहाँ बिहारी है, असमीस है, तो बोडो भी है, तो ये आदिवासी जितना भी है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे बोडो है वहीं पे आदिवासी है, एकदम भाई भाई के तरह रहते हैं। हम लोग भी एकदम भाई के जैसा। मतलब ये बटने वाले नहीं हैं। नहीं, बटने वाले नहीं है, आदिवासी भी बहुत हम लोगों के साथ है। चलिए, बेहद शुक्रिया। एक सवाल, ये जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगता है कि पैसा दे करके, आज हेमंत सोरेन कह भी रहे थे कि पैसा दो और वोट लो, 9-9 हजार रुपये आप लोगों ने अरुणोदय योजना से महिलाओं को दिया, तो ये एक तरीका है चुनाव जीतने का क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो हेमंत सोरेन जी का जो झारखंड है, झारखंड की शायद ये परंपरा होगी क्या कि पैसा दो वोट लो। हमारे यहाँ पे आसाम के अंदर में और विशेष तौर पे बीटीसी अंचल में हमारे यहाँ पे समष्टि के आदमी लोग, समष्टि के उन्नयन की जो गंगा बहती है ना, उस गंगा का पानी लेके शुद्धिकरण करके यहाँ पे वोट दान करते हैं आदमी लोग। और मतलब हमारे यहाँ की जो जनता की जो सोच है वोट दान करने का, ये हमारे यहाँ पे उन्नयन मतलब जो यहाँ का विकास की जो गंगा बह रही है ना, उसमें सारे लोग अपने आप को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और बीपीएफ के शुभाकांक्षी के हिसाब में यहाँ पे वोट दान करते हैं। यहाँ पे कोई पैसा की कोई पूछ नहीं है। यहाँ पे आदमी लोग सोच समझ के और भारत राष्ट्र निर्माण के हक में यहाँ पे वोट दान करते हैं। तो बोडोलैंड टेरिटरी क्षेत्र है बेसिकली, और हम लोग यहाँ के राजनीतिक गुणागणित को समझ रहे थे। कई पार्टी के लोग भी थे, कुछ आम लोग भी थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र का जो गणित है वो क्या कुछ है, समीकरण क्या कुछ है, नई पार्टी जो जेएमएम यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रही है उनके लिए क्या कुछ विकल्प हो सकता है, वर्तमान विधायक के हालात क्या हैं, और खास करके बीजेपी को लेकर के जो दावे हैं, इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक समीकरण को हम लोगों ने समझने का काम किया। जाहिर तौर पर इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं, अभी असम के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पहुंच करके हम लोग असम के राजनीतिक समीकरण और गणित को समझने का कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त, अगले फिर किसी विधानसभा क्षेत्र से वहाँ के राजनीतिक गुणागणित के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।